बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये नई नवेली हिजाब में खूबसूरत दुल्हन, इसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा नहीं था और इन्हीं हाथों से इसने एक खत लिखा। अपने मरने से पहले एक खत लिखा। इस दुल्हन को इसका शौहर कई दिनों से ढूंढ रहा था। इसका कोई अता पता नहीं था और 3 दिन के बाद इस दुल्हन की लाश एक होटल के बंद कमरे से मिलती है। इस दुल्हन की कहानी सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। माँ बाप इस कहानी को बड़े गौर से सुने। अपने बच्चों को कभी भी बेयारो मददगार न छोड़े, खासतौर पे बेटियों को शादी के बाद, क्योंकि उनको शादी के बाद आपकी पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेटियों का घर आबाद रहे उसके लिए कोशिश ज़रूर करें, लेकिन उनको वहाँ मरने के लिए मत छोड़ दीजिए। इस लड़की के साथ हुआ क्या? इस लड़की का नाम है सायरा। सायरा एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी लड़की है और इसने पढ़ा फार्मेसी की, फार्मासिस्ट बनी और जिस कॉलेज में ये पढ़ती थी, उस कॉलेज में इसकी 2 दोस्तें भी थीं और ये 2 बहनें जो हैं, ये दरअसल अ, इसको बहुत पसंद करने लगती हैं क्योंकि ये लड़की जो है, ये एक अच्छी लड़की थी। इसके तौर-तरीके उन्हें बहुत अच्छे लगे और इन लड़कियों ने ये डिसाइड किया कि हम इसकी शादी अपने भाई से करेंगे। फिर ये अपनी वालदा को लेकर इसकी वालदा से मिलवाती हैं। इन दोनों की जो माएँ हैं, वो मिलती हैं आपस में, एक-दूसरे को पसंद करती हैं और फिर तलहा का रिश्ता जो है, वो डाला जाता है सायरा के लिए। सायरा के घर वाले जो हैं वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाते हैं। तलहा भी उसी फ़ार्मेसी पर काम करने लगता है जहाँ पर के सायरा काम कर रही होती है। इन दोनों का रिश्ता तय होता है और डायरेक्ट ही इनका निकाह हो जाता है। निकाह के बाद इन दोनों की आपस में बातचीत भी होती है। आपस में इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है और सायरा जो है वो इस रिश्ते से बहुत खुश होती है। जहाँ पर सायरा इस रिश्ते से बहुत खुश होती है, इसके घरवाले भी बहुत खुश होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये रिश्ता जो है ये तय किया था, बाकायदा तौर पर ये रिश्ता जो है डाला गया था तलहा के ख़ानदान की तरफ से और अब शादी की तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी गई थी। अब लड़का जो है वो चूँकि उधर ही काम करता था जहाँ पे कि सायरा काम करती थी, दोनों की आपस में बातचीत होती थी, अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर शादी के बारे में जब इंसान बात करता है, आगे ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, अपना घर होगा, अपनी जगह होगी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो ऐसे में इन दोनों ने मिलकर, बल्कि तलहा ने ही उसे एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम अपना घर बनाएँ। ये जो ख़्वाहिश है, ये तो हर लड़की की ख़्वाहिश होती है। हर लड़की चाहती है कि मेरा अपना घर हो, मेरा ज़ाती घर हो। जॉइंट फ़ैमिली के बजाय मैं अगर अपने अलग घर में शिफ्ट हूँ, तो इस चीज़ की ख़्वाहिश चाहे कोई इसे पसंद करे, ना करे, लड़कियों की होती है। कई लोग होते हैं जो जॉइंट फ़ैमिली में जाना शायद पसंद करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इससे घबराते भी हैं। ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, सवाल-जवाब बहुत होते हैं। तो ऐसे में जब सायरा को लड़के की तलहा की इस ख़्वाहिश का पता लगा तो वो तो बहुत खुश हुई और उसने कहा हाँ, क्यों नहीं ज़रूर। तो तलहा ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, तुम भी डालो पैसे, मैं भी डालता हूँ और हम दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं। सायरा इस बात पर बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि मेरा पैसा और तलहा का पैसा तो एक ही है और मिलकर हमारा ही तो घर बनेगा। तो सायरा जो है अपनी तमाम जमा पूँजी जो उसने अब तक जमा की थी, जो उसके पास बैंक में थी, वो उसने सब की सब तलहा को दे दी। उसके बाद उसकी जो हर महीने तनख्वाह आती थी, वो भी तलहा के हाथ पर ही रख देती थी कि चलो हमारा घर बनेगा और उसके जो भी किस्तें हैं, वो तलहा ने कहा कि मैं दे रहा हूँ और अनकरीब हम अपने घर की किस्तें जो हैं वो पूरी कर लेंगे। इस चीज़ ने सायरा को बहुत खुश किया और सायरा अपनी दुनिया में मगन हो गई और अपने ख्वाबों की दुनिया में रहना शुरू कर दिया उसने। ऐसे में उसके घरवालों को इस बात का अंदाज़ा हुआ, उन्हें पता लगा कि सायरा जो है वो अपना तमाम बैंक अकाउंट जो है वो तलहा को दे चुकी है, अपना तमाम बैंक अकाउंट खाली कर चुकी है। यही नहीं, बल्कि ग़ालिबन कुछ ऐसा भी हुआ कि उसने कुछ अपने ज़ेवरात तक जो उसकी अपनी पर्सनल कुछ हार, कुछ लॉकेट, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, वो तक बेच के उसने वो तलहा के हवाले कर दी। जब इस बात का पता लगता है उसके घरवालों को, तो उसके घरवालों को ये बात बहुत नागवार गुज़रती है और वो सायरा से बाज़-पुरस करते हैं। सायरा उन्हें फिर बता देती है कि मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, तलहा ने कहा है कि हम घर बनाएँगे, तो वो ये भी सवाल करते हैं कि उस घर के कागज़ात कहाँ हैं, वो क्या है? अब वो जब ये चीज़ तलहा से पूछती है, तो तलहा इस पर सर्दगर्म होता है और उसे ऐसा ल वो उसको ये ज़ाहिर करता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो और ये बात जो है उसे शर्मिंदा कर देती है। और वो अपने माँ-बाप से कहती है कि मैं उससे सवाल-जवाब नहीं कर सकती, अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसके माँ-बाप इस बात पर बहुत नाराज़ होते हैं और वो रिश्ते से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। अब सायरा जो है उसका दिल बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बहुत अटैचमेंट हो गई होती है। तो वो अपने माँ-बाप से कह देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं हरगिज़ तलाक नहीं लूँगी। अब ऐसे में उसके माँ-बाप इस रिश्ते पर राज़ी तो नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से कर रही हो तो ठीक है, तुम खुद करो। हम तुम्हें सादगी से, इज़्ज़त के साथ अपने घर से रुख़सत तो ज़रूर कर देंगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, लोग हैं, रिश्तेदारी है, हमने निकाह किया हुआ है, हम तुम्हें रुख़सत कर देंगे, लेकिन फिर हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं।
शायद वो इसलिए कहते हैं कि सायरा ये सुनकर परेशान होगी और उनकी बात मान लेगी, लेकिन सायरा बिल्कुल राज़ी नहीं होती इस बात के लिए कि वो ये रिश्ता ख़त्म करे। ऐसे में उसके घरवाले जो है बड़ी सादगी के साथ उसकी रुखसती की तकरीब का इनेकाद घर पर ही करते हैं। उसे कुछ ज़ेवर पहनाया जाता है और रुखसती जो है वो कर दी जाती है। लेकिन जिस वक़्त सायरा घर से रुखसत होकर निकलने लगती है, तो उसकी वालिदा और घरवाले उसे बुलाते हैं और उसका तमाम तर ज़ेवर उतार कर अपने पास रख लेते हैं और उसको एक चादर उड़ाकर भेज देते हैं उसके ससुराल वालों के साथ। वो ये ज़ेवर इसलिए रख लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तलहा ये तमाम तर ज़ेवर भी रख ले और हमारी बच्ची के पास कुछ भी ना बचे, कि शायद उसको अकल आ ही जाएगी। सायरा उस घर से रोती हुई आँखों में आँसू लिए रुखसत होती है और अपने पिया घर चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे यकीनन बहुत सी बातें भी सुननी पड़ी होंगी कि तुम्हें तो तुम्हारे माँ-बाप ने बस 2 जोड़ों में ही रुखसत कर दिया, इतनी सादगी से रुखसत कर दिया, ना कोई धूम-धड़क्का किया, इतने अच्छे खाते-पीते घर की तुम लड़की हो और देखो तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया। ये तमाम बातें तो वो सुनती है, लेकिन चूँकि उसकी आँखों में बहुत से सपने होते हैं, वो खुशी-खुशी इस घर में आती है और वो अपने शौहर के साथ एक हँसी-खुशी ज़िंदगी का आगाज़ करती है। लेकिन 2 ही दिन बाद उसे पता लगता है कि जिस घर के लिए वो अपने तमाम तर पैसे लगा चुकी थी, वो घर उसके शौहर ने लिया तो सही, लेकिन अपने भाई के नाम पर। इस बात पर उसे बड़ा दुःख होता है। यहाँ पर अब उसका शौहर उसके पीछे पड़ जाता है कि हो तो तुम उनकी ही बेटी। पैसे तुम्हारे माँ-बाप के पास बहुत है, बहुत से घर भी हैं। उनसे कहो कि तुम्हें एक घर दे दें, ताकि हम भी एक घर में चले जाएँ। तो वो कहती है कि वो घर जो आपने लिया, जिसके लिए मैंने पैसे दिए, हम उसमें क्यों ना जाएँ? तो वो कहता है कि वो तो मैंने अपने भाई के नाम पे ले लिया और ना जाने उसे क्या-क्या तवीलें देता है कि उसने क्या देना था उसको, नहीं देना था, जो कुछ भी था। अब तलहा जो है दिन-ब-दिन अपना नया रंग-रूप उसको दिखाना शुरू कर देता है और इस नई नवीली दुल्हन जिसके हाथों की अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, उस पर ज़ुल्म-सितम शुरू कर देता है, उस पर हाथ उठाना शुरू कर देता है। इतना उस पर ज़ुल्म-सितम करता है एक दिन, उसके साथ उसकी इतनी लड़ाई होती है कि एक दिन वो घर छोड़कर चली जाती है। अब वो घर छोड़कर अपने माँ-बाप के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर भी उसको साफ इनकार था। अब वो लड़की जो है, वो एक होटल जाती है, वहाँ पर जाकर एक कमरा बुक करती है। उसके बाद वो उसी फ़ार्मेसी जाती है जहाँ पर कि वो काम करती थी और ज़ाहिर-सी बात है, चूँकि वो वहाँ पर काम करती थी एज़ अ फ़ार्मासिस्ट, तो बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो वहाँ से कुछ इंजेक्शंस लेती है इंसुलिन के और वो लेकर इस होटल के कमरे में चली जाती है, जिसको इसने 3 दिन के लिए बुक किया होता है। इसका शौहर जो है इसके जाने के बाद इसको तलाश करता है, इसको कहीं जब अपनी बीवी नहीं मिलती तो वो पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाता है। अब इसी तरफ दूसरी तरफ जहाँ ये लड़की होटल में जाकर ठहरती है, 3 दिन गुज़रते हैं और 3 दिन गुज़रने के बाद जब चेकआउट का टाइम आता है और ये बाहर नहीं निकलती, तो होटल वाले इस कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब कोई जवाब नहीं आता, तो दरवाज़े को मास्टर की से खोला जाता है। जब मास्टर की से खोला जाता है, तो वहाँ पर ये नई नवेली खूबसूरत दुल्हन मुर्दा हालत में पाई जाती है और इसके साथ ही 3, 4, 5 इंजेक्शंस पाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पहलू में एक खत भी होता है। इस लड़की की मौत के हवाले से चूँकि पुलिस में कंप्लेन भी थी, पुलिस यहाँ पर आती है और उसके शौहर की कंप्लेन जो है वो पहले से मौजूद थी और पता लगता है कि ये तो 3-4 दिन से घर से गायब थी। शौहर ने कहा था कि मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हुई जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई और अब उसका कोई अता-पता नहीं। वो अपने माँ-बाप के घर भी नहीं गई, हम हर जगह उसे ढूँढ चुके हैं। अब इस लड़की के साथ जो खत मिलता है, उस खत में क्या लिखा होता है? उस खत में ये लड़की कहती है कि मेरी मौत की वजह मैं खुद हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे माँ-बाप से, मेरे शौहर से, मेरे ससुराल से, किसी से कोई सवाल नहीं किया जाए। अब इस लड़की की मैयत को लेने इसके माँ-बाप, उसके घरवाले आते हैं। बड़ा कोहराम मचता है, बहुत रोते हैं। जब मैयत को दफनाने का वक़्त आता है, तो ससुराल वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो घर वाले हैं, वो ससुराल वालों को मैयत हवाले करने से इनकार कर देते हैं। ससुराल वाले उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जो लड़की का मैका है, वो ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगाता है। गालम-गलोच होती है, लड़ाई-झगड़ा होता है, मार-धाड़ होती है। वो जगह जहाँ पर बैठकर मैयत को दफ़नाया जाना था, कुरान पाक का ख़त्म होना था, वहाँ पर ये सब कुछ होता है और सिर्फ़ इसलिए कि माँ-बाप ने अपनी बच्ची को उनके आसरे पर छोड़ दिया और उस ज़ालिम और लालची शख़्स ने, उस कमीने शख़्स ने उस लड़की को जो उससे इतनी मोहब्बत करती थी, जिसने अपने माँ-बाप के खिलाफ खड़े होकर उससे शादी की, ठीक है निकाह हो गया था, उसका हक बनता था, लेकिन उसने उसके लिए स्टैंड लिया, अपना तमाम तर पैसा उसको बगैर किसी सवाल जवाब के दे दिया। मैं समझती हूँ कि इसकी मौत का ज़िम्मेदार सबसे बढ़कर तो वही शख्स है। माँ-बाप से सवाल ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे इस तरह छोड़ देते हैं कि परेशानी के आलम में उस लड़की को जब कुछ सुझाई ना दिया, तो उस लड़की ने अपनी ही जान ले ली। शायद उसको पता होता कि मेरे माँ-बाप का दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाएगा, तो वो इस होटल के कमरे में ना जाती, बल्कि अपने माँ-बाप के घर में, अपने कमरे में जाती। अल्लाह ताला हम सबको
ऐसे किसी भी अफ़सोसनाक और दिल दुखा देने वाले वाक़ये से बचाए, ऐसी किसी आज़माइश से बचाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।